इमेजिन करिए आप दिल्ली टू लद्दाख का एक 15 डेज का एक एक्साइटिंग ऑफ रोडिंग टूर प्लान किए हैं। तो क्या ये आपका 15 डेज का टूर कुछ घंटे में पूरा हो सकता है? नहीं, राइट? क्योंकि जिस प्रोसेस में जितना समय लगना है उतना ही लगेगा। ठीक उसी तरह से इक्विटी इन्वेस्टिंग से कॉर्पस को ग्रो होकर बड़ा होने में समय लगेगा और आपको पेशेंटली इस वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में बने रहना है। जैसा आपने टाइटल में देखा है, आज मैं इस वीडियो में आपको एसआईपी इन्वेस्टिंग का एक शानदार रूल बेस्ड अप्रोच बताऊंगा जो है 7-5-3-1 रूल ऑफ एसआईपी। ये रूल डिराइव्ड हुआ है एक एक्सटेंसिव रिसर्च और हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 7-5-3-1 रूल ऑफ एसआईपी एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है। तो आइए इस रूल के एक एक नंबर्स को डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ पेशेंस एंड कंपाउंडिंग, जो है 7+ ईयर्स टाइम होराइजन। तो 7-5-3-1 रूल ऑफ एसआईपी का हार्ट है 7, जो बताता है 7 साल से ज्यादा का समय एसआईपी इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डेटा से निकाला गया नंबर है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एचडीएफसी टॉप 100 फंड का 27 साल के एनालिसिस का चार्ट देखिए। इसमें हर 7 साल के टाइम स्पैन को दिखाया गया है। सेम 7 साल के होल्डिंग पीरियड को 21 पार्ट्स में कैलकुलेट किया गया है। आप इसके शानदार 20.13% CAGR रिटर्न्स देख सकते हैं पिछले 27 सालों में। इस फंड ने मल्टीपल टाइम्स यानी 21 में से 6 बार 30% रिटर्न्स दिया है। लेकिन ये रिटर्न्स तभी हो पाया है जब होल्डिंग पीरियड मिनिमम 7 साल का था। इस फंड ने 11% का CAGR रिटर्न दिया है 86% टाइम्स, 12% का CAGR दिया है 71% टाइम्स, 18% का CAGR दिया है 52% टाइम्स और 20% का आउटस्टैंडिंग CAGR दिया है 43% टाइम्स। अब आइए इसका फ्लिप साइड देखते हैं, यानी जब इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन के स्पैन को घटाकर 1 साल कर दिया गया तो इस स्कीम ने 10% CAGR रिटर्न 27 में से सिर्फ 16 बार यानी 59% टाइम्स दिया। इसका यह मतलब हुआ कि जहां 1 साल के निवेश में 10% से ज्यादा रिटर्न सिर्फ 59% टाइम्स हुआ, वहीं 7 साल से ज्यादा रिटर्न में 90% रिटर्न की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रही। तो ये 7 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रूल हायर और कंसिस्टेंट रिटर्न्स को क्लियरली कंफर्म करता है। और इसमें आप सिर्फ रिटर्न्स को मत कंसिडर करिए, बल्कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझिए। जब हम 7 ईयर्स प्लस का इन्वेस्टिंग होराइजन रखते हैं तो हमारे रिटर्न्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं और हमारा कैपिटल ग्रो करता चला जाता है स्नोबॉल इफेक्ट से। क्या है ये स्नोबॉल इफेक्ट? जहां पर स्नोबॉल हिल टॉप से जितना नीचे आएगा उतना स्नो को इकट्ठा करता चला जाएगा और नीचे पहुंचकर स्नोबॉल फिनोमिनल साइज का हो जाएगा। मैं आपको अपने 15 साल के इक्विटी इन्वेस्टिंग के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करके बता सकता हूं कि इस टेन्योर में मैंने बहुत से मार्केट के साइकिल्स और इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स को देखा है और मैं प्रैक्टिकली ये वाउच कर सकता हूं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ 7+ ईयर्स टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो मार्केट बहुत ही रिवॉर्डिंग आउटकम देता है। पॉइंट नंबर 2, द आर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज 5 फिंगर फ्रेमवर्क। 7-5-3-1 रूल ऑफ एसआईपी का सेकंड मोस्ट वाइटल कंपोनेंट है 5 फिंगर फ्रेमवर्क, जो फोकस करता है इक्विटी इन्वेस्टिंग के 5 की एरियाज में। इस अप्रोच को आप ऐसे समझिए कि ये डाइवर्स स्किल सेट की 5 अलग अलग एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो इंश्योर करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड और बिल्कुल मजबूत है मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए। जैसे हम रियल लाइफ में एक सिंगल स्किल सेट से अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी सिर्फ एक एसेट क्लास या सिंगल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को अचीव करने के लिए एसेट्स को स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करना ही सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बनाएगा। इसके लिए आपको इन 5 पैरामीटर्स पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, फोकस ऑन क्वालिटी स्टॉक्स। आपको हाई क्वालिटी ब्लू चिप कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बनाती है। क्योंकि इन हैवी वेट वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेबल कंपनीज की एक सॉलिड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हिस्ट्री रही है, इसलिए ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को कुशन देते हैं रफ वॉलेटाइल मार्केट्स में। सेकंड, लुक फॉर वैल्यू स्टॉक्स। आप वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जो अंडररेटेड जेम्स होते हैं। ये वैल्यू स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी नेट की तरह ऑफर करती है जो आपके इन्वेस्टेड पैसे की बहुत बढ़िया वैल्यू देती है, स्पेशली मार्केट की गिरावट के समय में। थर्ड, गो फॉर गार्प। गार्प का मतलब है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। गार्प स्टॉक्स वो होते हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल होते हैं, यानी राइजिंग स्टार्स होते हैं और इनमें ग्रोथ का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल होता है। गार्प स्टॉक्स रिस्क और रिटर्न्स का यूनिक कॉम्बिनेशन देते हैं, मतलब हायर रिटर्न्स देते हैं बिना एक्सेसिव रिस्क के। अगर आप गार्प इन्वेस्टिंग का एक एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फोर्थ, मिड एंड स्मॉल कैप्स। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज रिस्कियर होती हैं, लेकिन ये भविष्य में एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकती हैं। मिड एंड स्मॉल कैप्स आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी देते हैं क्योंकि ये अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ इज ग्लोबल स्टॉक्स। आप ग्लोबल स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करिए। ऐसा करने से आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाउनटर्न से। ग्लोबल इन्वेस्टिंग से आपके पास यूनिक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल जाते हैं जो आपके डोमेस्टिक रिस्क के अगेंस्ट एक हेज की तरह काम करता है। तो इन 5 एरियाज में डाइवर्सिफाई करने से आपका पोर्टफोलियो किसी एक सिंगल मार्केट सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि आपके रिस्क डिवाइड होकर बहुत कम रह जाएंगे और बेहतरीन रिटर्न्स की हाई पोटेंशियल बन जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके तरकश यानी क्विवर में बहुत तरह के तीर हैं और हर एक तीर का एक यूनिक पर्पस या क्वालिटी है जो हमारे स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के टारगेट को हिट करने में कारगर होंगे। इस 5 फिंगर फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी ने ऐसे आउटकम्स दिए हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। पिछले 10 सालों में इसने निफ्टी 50 टीआरआई को 4% एक्स्ट्रा रिटर्न से आउट परफॉर्म कर दिया है। सेकंड इज लोअर डाउनसाइड रेशियो। कोविड पैंडेमिक के भयंकर क्रैश में जहां निफ्टी 50 टीआरआई का -38% रिटर्न था, वहीं इस पोर्टफोलियो ने लोअर डाउनसाइड रेशियो दिखाया और इसका रिटर्न मात्र -28% रेशियो था। पॉइंट नंबर 3 कॉमन मिस्टेक्स टू कंसिडर। जैसे आपकी इक्विटी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू होगी, वैसे ही आपके फेलियर्स के इनएविटेबल फेजेस को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और ये एक फैक्ट है जिसको मैंने खुद पर्सनली कई बार झेला है और इससे ओवरकम भी किया है। और ये इन्वेस्टिंग फेलियर की फीलिंग फेजेस में आती है, जिसे मेंटल फाइट भी आप बोल सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग जर्नी में 3 तरह के मेंटल फाइट से ओवरकम करना पड़ता है। फर्स्ट, डिसअपॉइंटमेंट फेज। ये वो फेज है जहां पर रिटर्न्स 7 to 10% से कम होते हैं और इक्विटी इन्वेस्टर को बहुत कम रिटर्न्स देखकर डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। बहुत बार इन्वेस्टर्स अर्ली प्रॉफिट्स देखकर भी टेम्प्टेड हो जाते हैं। जब किसी अंडरलाइंग एसेट्स में किसी पॉजिटिव न्यूज से उस स्टॉक में अचानक उछाल हो जाता है तो इन्वेस्टर्स उसके प्रॉफिट को बुक करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। और अगर आपने अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेकर, तो आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट गोल और कंपाउंडिंग से जो वेल्थ क्रिएशन का सपना था वो अचीव नहीं हो पाएगा। सेकंड इज इरिटेशन फेज। जब वोलेटाइल मार्केट्स में आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स 0 to 7% देने लगे तो इसे इरिटेशन फेज कहते हैं। ऐसा परफॉर्मेंस मार्केट में बड़े गिरावट में होता है। इक्विटी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आपके इन्वेस्टिंग जर्नी का पार्ट एंड पार्सल होता है, लेकिन इंकरेजिंग पार्ट ये है कि ये फेज टेम्पररी होता है और अगले 1 से 3 साल में मार्केट्स रिकवर करता है और रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाते हैं। तो ऐसे समय में आप अपने मन को शांत रखिए और ये हमेशा याद रखिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको विचलित नहीं होना है। थर्ड इज द पैनिक फेज, जहां आपके इन्वेस्टमेंट्स बिलो 0% के नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं और आपका पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ हो जाता है। ऐसा तब होता है जब मार्केट क्रैश हो जाता है या बियर फेज यानी आर्थिक मंदी में चला जाता है। लेकिन इतने बड़े मार्केट क्रैश ओकेजनल होते हैं जो कि 7 से 10 साल बाद होते हैं और आप हिस्टोरिकल डेटा से देख सकते हैं कि समय लग सकता है लेकिन मार्केट रिकवर होकर बाउंस बैक जरूर करता है। आप निफ्टी के हिस्टोरिकल चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट में अलग अलग समय में मंदी आई है, तो ये अनडाउटेडली एक पैनिक फेज था। लेकिन जिसने भी अपनी इन्वेस्टिंग जारी रखी थी इस कठिन समय में, उन्हें इक्विटी बहुत कम कीमत में मिलती रही और मार्केट की रिकवरी के बाद उनका पोर्टफोलियो अल्टीमेट रिवॉर्डिंग हो जाए। याद रखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए फोकस करना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर फोकस रहना है। पॉइंट नंबर 4, एसआईपी ग्रोथ, स्टेप अप एसआईपी वंस ईच ईयर। एसआईपी की तरह ही स्टेप अप एसआईपी एक बेहतरीन पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जहां आप एसआईपी अमाउंट को साल में 1 या 2 बार बढ़ा देते हैं। ये स्टेप अप एसआईपी या तो परसेंटेज फॉर्म में जैसे 5%, 10% या 15%, या फिर एब्सोल्यूट नंबर्स में जैसे 1000, 2000, 10,000 या अपने हिसाब से जो भी अमाउंट आप सेट करें हर साल एसआईपी में ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप अप एसआईपी का इंक्रीमेंट करने से आपका कॉर्पस ग्रो करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बूस्ट करता चला जाएगा। आइए इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इस चार्ट में एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का कंपैरिजन किया गया है। अगर कोई 25 साल का है और वो इंडेक्स फंड में अगले 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहा है जिसका 12% एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स है, तो रेगुलर एसआईपी से अगले 20 साल तक 36 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए और वो कंपाउंड होकर रिजल्टेंट अमाउंट हो जाएगा 3 करोड़ 8 लाख रुपए। वहीं अगर हमने ये स्टेप अप एसआईपी किया यानी हर साल अपनी एसआईपी को 10% से इंक्रीज किया, तो अगले 30 साल में हमने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ 97 लाख रुपीस या इसको 2 करोड़ मान लीजिए और फाइनल रिजल्टेंट अमाउंट बन जाएगा लगभग 8 करोड़ रुपए। अगर आप परसेंटेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्टेप अप एसआईपी को एक फिक्स्ड अमाउंट से भी हर साल बढ़ा सकते हैं। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, अगर आपने हर साल सिर्फ 2500 रुपए अपनी एसआईपी बढ़ाई तो अगले 30 साल में हमने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ 65 लाख रुपए और फाइनल रिजल्टेंट अमाउंट बन गई लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए।
है। आइए मैं आपको इस चार्ट में कुछ और यूनिक फाइंडिंग्स बताता हूं। आप इस ग्राफ को देखिए जो आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई है उसको दिखा रहा है। तो आप ये नोटिस करिए कि पहले 7 साल यानी 2024 से 31 तक आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बढ़ी, और अगर आपने ये इनिशियल इन्वेस्टिंग फेज पार कर लिया तो भविष्य में आपकी कैपिटल फिनोमिनल कंपाउंड करती चली जाएगी। और यही हमने सीखा है इस एसआईपी रूल का जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें इक्विटी में 7 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहना है, और जितना लॉन्ग टर्म हमारा इन्वेस्टिंग होराइजन होगा उतना ही आपकी कैपिटल कंपाउंडिंग करके ग्रो करती चली जाएगी। तो अगर आपने 7531 रूल ऑफ एसआईपी को अच्छे से समझ लिया है तो ये एक बहुत पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में साबित होगी। तो आइए अब कंक्लूड करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। 7531 रूल ऑफ एसआईपी हमें 7 साल से ज्यादा पेशेंटली इक्विटी इन्वेस्टिंग करना सिखाता है। ये हमें डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस बताता है और डाइवर्सिफाई करने का प्रोसेस भी बताता है। ये रूल हमें बताता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग के पोटेंशियल फेलियर्स को कैसे मैनेज करना है, और इन्वेस्टर्स के 3 कॉमन मिस्टेक्स को भी बताता है जो अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग फेलियर्स का डिजास्टर हो सकता है। और फाइनली इस रूल ने इक्विटी इन्वेस्टिंग को और रिवॉर्डिंग करने के लिए स्टेप अप एसआईपी का शानदार कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक रेगुलर एसआईपी के मुकाबले कैसे आपका एसआईपी कंट्रीब्यूशन समय के हिसाब से ग्रो करता जाता है और एक सब्सटेंशियली बड़े कॉर्पस में डेवलप कर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एसआईपी इन्वेस्टिंग रूल्स का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।